इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां जासूस अपने आप को भिक्षु के रूप में छुपाते हैं, जहां सीक्रेट ट्रीटीज पूरे नेशन की किस्मत का फैसला करती है और जहां दो ग्लोबल सुपर पावर एक साइलेंट डेडली स्ट्रगल में एंगेज होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया को कंट्रोल के लिए। ये कोई फिक्शन नहीं था, ये था द ग्रेट गेम। इस टर्म का जिक्र रुडयार्ड किपलिंग के एक नोवेल किम में मिलता है। लगभग एक सदी तक ब्रिटिश और रशियन एम्पायर ने एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल चेस खेला, डिप्लोमेसी, स्पाइनेज और मिलिट्री फोर्स का यूज करके सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्यों इन दोनों एम्पायर्स ने इतना रिस्क लिया? क्या था सेंट्रल एशिया में जो इतना इंपॉर्टेंस बन गया? कौन थे वो स्पाइस, एडवेंचरर और डिप्लोमेट्स जो छुपकर हिस्ट्री बदल रहे थे? कटी पहाड़ी रास्तों की घुमावदार चढ़ाई से लेकर शाही महल तक ये लड़ाई छुपके भी लड़ी गई और खुलेआम भी, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस आज भी महसूस होता है। वेलकम टू द ग्रेट गेम, हिस्ट्री की सबसे थ्रिलिंग, डेंजरस और पावर पैक्ड राइवलरी में से एक। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में सेंट्रल एशिया एक वास्ट और एक अनकंट्रोल्ड रीजन था, जहां इंडिपेंडेंट राज, नोमैडिक ट्राइब, पावरफुल ट्रेडिंग शहर जैसे समरकंद और बुखेरा थे। ये दो बड़े एम्पायर्स ब्रिटेन और रशिया के लिए सबसे बड़ा इनाम था। ब्रिटेन के लिए बात सीधी थी। इंडिया था द क्राउन ज्वेल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वेल्थ, स्ट्रेटेजिक पावर का सबसे बड़ा सोर्स था। लेकिन नॉर्थ में था रशिया, एक रैपिडली एक्सपैंडिंग एम्पायर जो साउथ की तरफ टेरिटरीज को कैप्चर करता जा रहा था। अगर रशिया अफगानिस्तान तक आ जाता तो इंडिया पर ब्रिटिश कंट्रोल खतरे में होता। वहीं रशिया के अपने एम्बिशंस थे। नॉर्थ में लैंडलॉक होने की वजह से उन्हें वार्म वाटर पोर्ट और नए ट्रेड रूट्स चाहिए थे। सेंट्रल एशिया पर कंट्रोल मिलने का मतलब होता उनकी डोमिनेंस और ब्रिटिश सुप्रीमेसी को डायरेक्ट चैलेंज। यही था वो टेंशन जो बन गया एक सेंचुरी का लॉन्ग स्ट्रगल का स्टार्टिंग पॉइंट। मैप रीड्रॉ हुए, किंगडम्स ओवरथ्रोन हुए और स्पाइस ने शैडो में अपना काम किया, सब कुछ इंपेरियल डोमिनेंस के लिए। इसके जवाब में ब्रिटेन ने 1839 में अफगान इन्वेड किया, एक प्रो ब्रिटिश रूलर इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन ये प्लान बैकफायर हो गया। अफगान ने रिवोल्ट किया और 1842 का डिजास्टर्स रिट्रीट फ्रॉम काबुल में लगभग 16,500 ब्रिटिश और इंडियन ट्रूप्स मैसेकर हुए। ब्रिटिश के लिए ये बहुत बड़ा डिफीट था। इसके पैरेलल रशिया ने 1860s में ताशकेंट, समरकंद और बुखारा को कंक्वायर करके अपनी प्रेजेंस ब्रिटिश इंडिया के करीब ला दी। ब्रिटिश ने काउंटर किया, जासूस भेज के, जैसे रॉबर्ट सॉ, जो काशघर तक गए ताकि रशियन एक्सपेंशन के बारे में जानकारी जुटा सके। दोनों तरफ ब्राइबरी, कोडेड मैसेज और डबल एजेंट का गेम चल रहा था। स्पाइस अपने आप को ट्रेडर्स, होलीमैन या स्कॉलर्स बन के बैठे थे। एक गलत मूव का मतलब था कैप्चर, टॉर्चर या एग्जीक्यूशन। द ग्रेट गेम सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, ये था सीक्रेट और सर्वाइवल का एक साइलेंट वॉर। जैसे जैसे टेंशन बढ़ा, ब्रिटेन और रशिया ने अपने अपने स्पाइस, एक्सप्लोरर्स और मिलिट्री ऑफिसर्स सेंट्रल एशिया में भेजने शुरू किए। ये वॉर सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं बल्कि शैडो में भी लड़ी गई थी, कोवर्ट इंटेलिजेंस, सीक्रेट मिशन और डेयरिंग एडवेंचरर्स के साथ। एक फेमस नाम था अलेक्जेंडर ब्रमिस, एक ब्रिटिश ऑफिसर जो मर्चेंट बनके अफगानिस्तान गया। उनकी रिपोर्ट ने ब्रिटिश ऑफिसर्स को वार्न किया कि रशिया काबुल में डिप्लोमेटिक मूव्स कर रहा है। जैसे जैसे रशिया साउथ की तरफ एक्सपैंड कर रहा था, राइवलरी अपने डेंजरस फेज में पहुंच गया। 1885 का पंचदेश इंसिडेंट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। रशियन ट्रूप्स ने नॉर्थ अफगानिस्तान में अफगान फोर्स पर हमला किया, ब्रिटिश टेरिटरी के कुछ ही माइल दूर। ब्रिटिश ने इसे जंग का इशारा माना, सेना तैयार हुई, रॉयल नेवी अलर्ट पे आ गई और ब्रिटिश अखबारों ने बदले की मांग उठने लगी। लेकिन लास्ट मोमेंट में डिप्लोमेसी ने काम किया। ब्रिटेन ने पंचदेश रशिया को दे दिया। बदले में रशिया ने अफगानिस्तान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करने का प्रॉमिस किया, एटलीस्ट पेपर पर। आर्म रेस खत्म नहीं हुआ। रशिया रेलवे और मिलिट्री आउटपोस्ट बनाता रहा, वहीं ब्रिटेन बॉर्डर्स और स्पाइस को रीइंफोर्स किया। वार तो फिलहाल अवॉइड हुआ, पर क्वेश्चन ये था, आखिर कब तक?
20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक दुनिया बदल रही थी और साथ ही ब्रिटिश और रशिया की प्रायोरिटीज। ब्रिटेन को यूरोप में जर्मनी का थ्रेट ज्यादा लग रहा था, जबकि रशिया जापान के हाथों ह्यूमिलेटिंग डिफीट से और इंटरनल अनरेस्ट से जूझ रहा था। 1907 में दोनों ने एंग्लो रशियन एग्रीमेंट साइन किया। पर्शिया, अफगानिस्तान और तिब्बत को स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में डिवाइड करते हुए ऑफिशियली द ग्रेट गेम खत्म हो गया, लेकिन इसकी लेगेसी अभी भी सेंट्रल एशिया को शेप करती है। अफगानिस्तान, जो कभी बैटल ग्राउंड था, आज भी जियोपॉलिटिकल का फ्लैश पॉइंट है। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस और यूएसएसआर राइवलरी एक न्यू वर्जन की तरह थी, बस स्केल ग्लोबल था। द ग्रेट गेम खत्म हो गया, पर स्ट्रगल और इन्फ्लुएंस कभी रुका नहीं। बस प्लेयर्स बदल गए, स्टेक वही रह गए, पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल। ये सब इवेंट्स दिखाता है कि द ग्रेट गेम सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक गेम भी थी। आज के टाइम में भी सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उतनी ही है। ये रीजन ऑयल और गैस जैसे एनर्जी रिसोर्सेज का हब है और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक क्रिटिकल पार्ट है। अब ये एक न्यू ग्रेट गेम बन चुका है जहां रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स अपनी इन्फ्लुएंस के लिए कम्पीट कर रहे हैं। अफगानिस्तान अब भी एक हॉटस्पॉट है। तालिबान के कंट्रोल के बाद ये रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज है। इंडिया भी यहाँ एक्टिव है अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली ईरान के साथ चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू। पहले 19वीं सेंचुरी के ग्रेट गेम में अमेरिका का डायरेक्ट रोल नहीं था, क्योंकि वो अपने इंटरनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहा था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के बाद, स्पेशली कोल्ड वॉर के दौरान, अमेरिका सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में की प्लेयर बन गया। सोवियत अफगान वॉर 1979 से 1989 के टाइम पर अमेरिका ने मुजाहिदीन को सपोर्ट किया ताकि सोवियत यूनियन को वीकन किया जा सके। एक तरह से ये ग्रेट गेम का एक्सटेंशन था। 9/11 के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी डायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस एस्टैब्लिश की, जो 2021 तक चली। ऑफिशियली गोल टेररिज्म को काउंटर करना था, लेकिन साथ ही चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना भी था। आज भी अमेरिका इनडायरेक्टली ड्रोन्स ऑपरेशन और इंटेलिजेंस के थ्रू इस रीजन पर नजर रखता है। आज का ग्रेट गेम एआई और करेंसी तक पहुंच गया है। ब्रिक्स वर्सेस डॉलर, नेटो वर्सेस एससीओ, साइबर स्पिनेज, सब कुछ एक नया बैटलफील्ड का हिस्सा है। इंडिया भी इस गेम का हिस्सा बन चुका है, जो रूस, सेंट्रल एशिया और अमेरिका के साथ अपने रिलेशन को बैलेंस कर रहा है। द ग्रेट गेम पास की कहानी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान आज भी इस गेम का प्लेग्राउंड है, बस रूल्स और प्लेयर्स बदल गए हैं, लेकिन स्टेक वही है, पावर, कंट्रोल और सर्वाइवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।